जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस और जिसमें चल रहा है अध्याय 1 जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर, जिसमें हमने लास्ट क्लास में समझा है कि दो ध्रुवीय क्या है, दो ध्रुवीयता का निर्माण किस प्रकार से हुआ, कैसे दुनिया दो खेमों में बंटती है और इन दो खेमों में बंटने से दुनिया को किस किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा, इन विषयों को हम समझ चुके हैं। अब हम चल रहे हैं एक अलग विषय की तरफ और वो विषय है शीत युद्ध के दायरे। कोशिश तो हमने पिछली क्लास में ही समझने का करा था, लेकिन हमने नहीं समझा, हमने इसे छोड़ दिया था। आज हम चल रहे हैं शीत युद्ध के दायरे को समझ रहे हैं। पहले तो हम समझते हैं शीत युद्ध का दायरा है क्या। देखो, शीत युद्ध जैसे कि शब्दों से ही पता चलता है, शीत युद्ध और दायरे का मतलब क्या होता है, बाउंड्री, है ना। शीत युद्ध का दायरा क्या होगा, मुझे बताओ आप। शीत युद्ध का दायरा होगा कि युद्ध ना होने पाए। अगर युद्ध हो गया तो फिर शीत युद्ध की बाउंड्री टूट गई। तो शीत युद्ध का दायरा कब कब टूटता हुआ हमें नजर आया है, हम चल रहे हैं वो समझने, और शीत युद्ध को कैसे दायरे में रखा गया है इस चीज को हम चल रहे हैं समझने। ऐसी बहुत सी परिस्थितियां बनी जिनके कारण लगा दुनिया को कि शीत युद्ध अपना दायरा क्रॉस आउट कर देगा, क्रॉस कर देगा, लेकिन बहुत ही संतुलन के साथ, बहुत ही सूझबूझ के साथ दोनों महाशक्तियों ने, यूएसए ने और यूएसएसआर ने अपने बीच युद्ध नहीं होने दिया किसी भी कीमत पर, जिससे कि शीत युद्ध का दायरा नहीं टूटा। आपको इसीलिए आप जब हमने पढ़ाई स्टार्ट करी तो हमने कहां से स्टार्ट करी है, क्यूबा से, क्योंकि क्यूबा में ये दोनों डायरेक्टली एक दूसरे के सामने आ गए थे, ठीक है। इसीलिए यहां क्यूबा से ही स्टार्ट करी गई है आपकी पढ़ाई, जिससे कि आप समझ सकें कि क्या है इन दोनों के आमने सामने आने की समस्या। अगर ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए तो दुनिया को क्या झेलना पड़ सकता है, ये आपको इसीलिए वहां से स्टार्ट किया, जिससे कि आप समझ सकें कि इनका एक दूसरे के सामने आमने सामने आने का मतलब क्या है। वहां आपने देख लिया ऐसी और भी बहुत सी परिस्थितियां बनी जहां इनके गुट के देशों के बीच में लड़ाई हुई, लेकिन ये कभी आमने सामने नहीं आए। तो इसीलिए इसे शीत युद्ध के दायरे कहा गया है, इसीलिए कहा गया। और इन्होंने जब इस चीज को समझा कि इन हथियारों को बना तो रहे हैं लेकिन ये हमारे लिए ही विनाशकारी हो जाएंगे, तो इन्होंने बहुत सारी संधियां की और जिनके माध्यम से बहुत सारे प्रकार के हथियारों के निर्माण पर प्रतिबंध लगाए, जिससे कि आने वाले भविष्य में ये खतरा पैदा ना हो सके। आइए आज वही हम समझने चल रहे हैं बहुत ही विस्तार पूर्वक कि कैसे इस समस्या का समाधान किया गया और कैसे शीत युद्ध को शीत युद्ध बनाए रखा गया। तो चलिए पढ़ते हैं। शीत युद्ध के दौरान अनेक संकट सामने आए। क्यूबा के जिस मिसाइल संकट से हमने इस अध्याय की शुरुआत की वह इनमें से एक था। शीत युद्ध के दौरान खूनी लड़ाइयां भी हुई, लेकिन क्या कहता है, लेकिन यहां ध्यान देने की बात यह भी है कि इन संकटों और लड़ाइयों की परिणति तीसरे विश्व युद्ध के रूप में नहीं हुई। समझ में आई बात। कभी भी ऐसी परिस्थिति नहीं बनने दी गई जिससे कि पूरा विश्व युद्ध में गिर जाए, ये परिस्थिति कभी भी बनने नहीं दी गई। ये ही इसकी सबसे बड़ी खूबी है, यही इसे सबसे ज्यादा बेस्ट बनाती है। समझ में आई बात। आगे सुनो क्या कहता है ये। लेकिन ध्यान देने की बात यह भी है कि इन संकटों और लड़ाइयों की परिणति तीसरे विश्व युद्ध के रूप में तो नहीं हुई। दोनों महाशक्तियां अंडरलाइन करो, कोरिया 1950 से 1953, बर्लिन 1958 से 1962, कांगो 1960 के दशक की शुरुआत और कई अन्य जगहों पर सीधे मुठभेड़ की स्थिति में आ चुकी थी। ये वो जगहें हैं, ये वो परिस्थितियां हैं जहां दुनिया को लगा
कि शीत युद्ध अपनी बाउंड्री को क्रॉस कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों महाशक्तियों के गुटों के बीच में लड़ाई हुई, लेकिन दोनों महाशक्तियां कभी एक दूसरे के सामने नहीं आई, सिर्फ एक स्थिति को छोड़कर। वो क्या थी? क्यूबा को छोड़कर। क्यूबा ही वो स्थिति थी जहां दोनों महाशक्तियां आमने सामने आई थी और दोनों महाशक्तियों के बीच में युद्ध होने की पूरी संभावना बन गई थी। परंतु भारत और यूनाइटेड नेशन की सूझबूझ से, यूनाइटेड नेशन और नॉन अलायंस की सूझबूझ से इस युद्ध को टाल दिया गया, नहीं तो क्या तबाही मचती हम उसकी अपने दिमाग में कल्पना नहीं कर सकते। दूसरे विश्व युद्ध में क्या नहीं था? परमाणु बम नहीं था किसी के पास, लेकिन अगर तीसरा विश्व युद्ध होता तो परमाणु बम से लड़ाई होती, और परमाणु बम से लड़ाई होती तो कल्पना कर लो क्या होता। आज चल रहा है ना, कहाँ? इजराइल और इराक के बीच में युद्ध स्टार्ट हो गया है। इराक ने अभी हमला किया है और इजराइल को अमेरिका ने कहा है कि तू हमला मत करियो, रिप्लाई वाला हमला मत करियो, नहीं तो अगर वो रिप्लाई का हमला कर देगा तो फिर जो तबाही मचेगी, जो दुनिया में तबाही मचेगी, हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये बात जान लो। आप आगे सुनो। और कई अन्य जगहों पर सीधे सीधे मुठभेड़ की स्थिति में आ चुकी थी। संकट गहराता गया क्योंकि दोनों में से कोई भी पक्ष पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। जब हम शीत युद्ध के दायरों की बात करते हैं तो हमारा आशय ऐसे क्षेत्रों से होता है जहां विरोधी खेमों में बटे देशों के बीच संकट के अवसर आए, युद्ध हुए या इनके होने की संभावना बनी, लेकिन बातें एक हद से ज्यादा नहीं बढ़ी। जब हम शीत युद्ध के दायरे की बात करते हैं तो इसका संबंध इससे होता है कि शीत युद्ध में जो दो गुट थे, इनके गुटों के बीच में लड़ाइयां हुई, लेकिन वो कभी एक हद से बाहर नहीं गई, जिससे कि दोनों महाशक्तियां उस युद्ध में कूद पड़े। समझ में आई बात? ये स्थिति बनती है आपके शीत युद्ध के दायरे के संबंध में, तो ये समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। आगे सुनिए क्या कहता है। लेकिन बातें एक हद से ज्यादा नहीं बढ़ी। कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे कुछ क्षेत्रों में व्यापक जनहानि हुई, लेकिन विश्व परमाणु हथियार से बचा रहा और वैमनस्य विश्वव्यापी नहीं हो पाया। कई बार ऐसे अवसर आए जब दोनों महाशक्तियों के बीच राजनयिक संवाद जारी नहीं रह पाया और इससे दोनों के बीच गलतफहमियां बढ़ी। जब जब बातचीत खत्म होगी तब तक क्या पैदा होंगी? गलतफहमियां। और दो दुश्मनों के बीच में अगर गलतफहमियां पैदा हो रही हैं तो आप ये समझिए कि वो युद्ध का आकार ले सकती हैं। वो युद्ध का आकार ले सकती हैं और वो पूरे विश्व का विध्वंस कर सकती हैं। और इन दोनों के बीच में गलतफहमियों का, उस समय गलतफहमियों का पैदा होने का मतलब था एटॉमिक बम का प्रयोग हो जाना। समझ में आई बात? आपने सुना ना, यहाँ वियतनाम, ये जो अफगानिस्तान का विषय है ना, अफगानिस्तान उस समय, सुनना ध्यान, अफगानिस्तान उस समय यूएसएसआर के अंडर था। वहां पर यूएसएसआर ने अपनी मिलिट्री के बल पर उसे अपने अधीन कर रखा था और अमेरिका ने पाकिस्तान में आतंकवाद के माध्यम से यहां से यूएसएसआर की सेना को भेजने का प्रयास, तो ऐसे पैदा हुआ है कहां? पाकिस्तान में आतंकवाद। किसने पैदा किया है? अमेरिका ने पैदा किया है। दुनिया में हर देश पे भरोसा कर लेना, लेकिन एक देश है अमेरिका, उस पर कभी भी भरोसा मत करना, क्योंकि वो दुनिया का सबसे नीच देश है जो अपने हित के लिए किसी के साथ भी अनहित कर सकता है। वो उसका भी सगा नहीं है जिसने उसका हमेशा साथ दिया। जैसे पाकिस्तान ने भारत को बर्बाद करने में अमेरिका का हमेशा साथ दिया, लेकिन अमेरिका ने कभी उसका साथ, आज वो बर्बादी की कगार पे और अमेरिका ने उसे छोड़ दिया है लावारिस कुत्ते के समान कि तू जा, अब तेरी मुझे कोई जरूरत नहीं है। अमेरिका पूरी की पूरी
कैपिटलिस्ट माइंडसेट के साथ काम करता है। जो मेरे फायदे का वो मेरे साथ, जो मेरे फायदे का नहीं उसको करो साइड लाइन। ये है अमेरिका की पॉलिसी। इस बात को समझना हम सब देशवासियों के लिए बहुत जरूरी है। हम पर आज के टाइम पे अमेरिकी जो ये एप्स हैं ये हावी होते जा रहे हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी वीकनेस है, हमारी बहुत बड़ी वीकनेस। हम जितना पैसा कमा के इनको दे रहे हैं, अगर ये हमारे खुद के एप्स होते तो हम कितना कमाते, कितना रेवेन्यू होता हमारे पास। लेकिन हमारे देश में इन सब चीजों को बनाने पर, इन सब चीजों को आगे बढ़ाने पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता, ध्यान ही नहीं दिया जाता। ये चीज आप जब अमेरिकी वर्चस्व वाला तीसरा चैप्टर पढ़ेंगी तब आपको समझ में आएगा। वैसे वो सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा जिससे कि आप समझ पाए कि क्या है नेसेसिटी इन चैप्टरों को समझने की, और कितना बड़ा आपके साथ विश्वासघात किया गया है सीबीएसई के द्वारा। आप इस चीज को समझ सकें कि आपके ज्ञान के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है। आगे सुनिए। ऐसे कई मौके आए जब शीत युद्ध के संघर्षों और कुछ गहन संकटों को टालने में दोनों गुटों से बाहर के देशों ने कारगर भूमिका निभाई। इस संदर्भ में गुट निरपेक्ष देशों की भूमिका को नहीं भुलाया जा सकता। सुन लो, गुट निरपेक्ष के देशों ने शीत युद्ध को शीत युद्ध बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, और गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रणेता नेतृत्वकर्ता भारत है। अब आप सोच लो कि उस समय काल में भारत की राजनीतिक अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक हैसियत क्या थी उस समय। अब आप जान लो, अब आप खुद समझो पंडित नेहरू ने इस देश को क्या दिया है। इस देश को अंतरराष्ट्रीय पहचान दी है, इस देश को एक मीडिएटर की भूमिका दी है कि दुनिया का हर न्याय हम करते हैं। आज आपको मैं बताता हूं एक और चीज, भारत की ही सेना पूरी दुनिया में शांति सेना के रूप में सबसे पहले प्रेफरेंस होती है। दुनिया में कहीं भी यूएन को अगर अपनी शांति सेना भेजनी होती है तो यूएन की पहली प्रेफरेंस होती है भारतीय सेना। क्यों? क्योंकि भारतीय सेना कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करती, इसलिए यूएन कभी भी कहीं भी शांति के लिए सेना भेजती है तो भारतीय सैनिकों को चुनती है। ये छवि किसने बनाई है? ये छवि पंडित नेहरू ने बनाई है। ये छवि गांधी की छवि है कि भारत अहिंसा प्रेमी देश है। हिंसा प्रेमी देश नहीं है भारत। पाकिस्तान की सेना को कहीं नहीं भेजा जाता। क्यों? क्योंकि वो चोर है, लुटेरे हैं। ये पूरी दुनिया जानती है कि वो जहां भी जाएंगे वो बलात्कार, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और चीजें चोरी करने का काम करते हैं। ये पाकिस्तान की पूरी वर्ल्ड वाइड छवि है। ये मोहम्मद अली जिन्ना के उस पाकिस्तान की छवि है जिसको उन्होंने छल कपट से बनाया है। जिसकी नींव जैसी होती है वो देश भी वैसे ही बनता है। ये बात जान लो। आगे सुनो। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेताओं में एक जवाहरलाल नेहरू थे। नेहरू ने उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच, अंडरलाइन कर लो, नेहरू ने उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांगो संकट में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने प्रमुख मध्यस्थ की भूमिका निभाई। अंततः यह बात उभर कर सामने आती है कि महाशक्तियों ने समझ लिया था कि युद्ध को हर हाल में टालना जरूरी है। मैंने आपको बताया कि अगर वो युद्ध को नहीं टालेंगे तो वो महाशक्ति नहीं बन पाएंगे। जब तक वो एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे तभी तक वो ताकतवर रहेंगे। ये जान लो बच्चा, अगर आप और आपके घर में कोई और है वो ताकतवर तभी तक है जब तक आप लड़ोगे नहीं। और जिस दिन लड़ लिए आप उस दिन दोनों एक दूसरे के हाथ पांव तोड़ दोगे तो तीसरा व्यक्ति ताकतवर बनकर उभर आएगा। समझ में आई बात? अब मान लो घर में दो भाइयों के बीच में लड़ाई हो जाएगी तो उनके चोट लगी, कौन डोमिनेट करेगा? फिर तीसरा डोमिनेट करेगा। समझ में आई बात? तो ये दोनों इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे। ये दोनों बहुत अच्छे से जानते थे कि अगर हमने लड़ाई कर ली आपस में तो हम एक दूसरे को अनचाही चोट पहुंचाएंगे। अनचाही चोट ऐसा तो नहीं है कि एक को ही लगेगी। लड़ाई होती है तो दोनों को लगती है, दोनों का नुकसान होता है, कभी एक का नहीं होता नुकसान। लड़ाई होगी तो दोनों को नुकसान होगा।
तो ये बात जान लो, ये दोनों इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे, इसीलिए हर हाल में ये कोशिश करते थे कि लड़ाई ना हो। ये खुद ही कोशिश करते थे और ये खुद ही किसी ना किसी को मीडिएटर बना लेते थे जानबूझ के, जिससे कि हमारे बीच में लड़ाई ना होने पाए। समझ में आई बात? इनकी ये भी एक चाल है। आज भी दुनिया में दो ही देश सबसे ताकतवर हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं, यूएसए और आपका रूस। यही दो ताकतवर देश है। आज भी चीन कोशिश कर रहा है इनकी श्रेणी में आने का। देख लो, ये आज मार रहा है यूक्रेन को, ये बोल रहा है कुछ, ये बोल रहा है, और ये कहीं किसी को मारने जाता है तो ये भी नहीं बोलता, ये भी नहीं बोलता। ये बात जान लो आप, ये दुनिया में आज भी यही डोमिनेट कर रहे हैं, यही डोमिनेट कर रहे हैं, ये बात जान लो। और ये डोमिनेट क्यों कर पा रहा है, ये सारी की सारी चीजें आप तीसरे चैप्टर में समझ जाओगी। पहला चैप्टर आपको कारण बता देगा, दूसरा बताएगा और तीसरा बताएगा। ये 3 चैप्टर अगर आपने समझ लिए अच्छे से, तो आप पूरे विश्व की राजनीति को समझ जाएंगे कि विश्व की राजनीति कैसे काम करती है। और अगर आपने इन 3 चैप्टरों को नहीं समझा तो आप कभी भी विश्व राजनीति को नहीं समझ सकती हैं। ये बात भी जान लो आप, मेरी पर्सनली। आगे सुनो, कहाँ आ गए थे हम? तो इन दोनों ने समझ लिया था कि युद्ध किसी भी हालत में नहीं करना है, तो कुछ ना कुछ तो करना है भाई, क्योंकि हथियार तो बन रहे हैं, और हथियार बन रहे हैं तो गलती से कभी इस्तेमाल हो सकते हैं। भाई हथियार बनाना मुश्किल नहीं है, हथियारों को गलत हाथ से बचाना सबसे ज्यादा मुश्किल है। समझ में आई बात? बंदूक खरीद के घर में रखना मुश्किल काम नहीं है, बंदूक को गलत हाथों से बचा के रखना घर में बहुत मुश्किल काम। बहुत घर में चापलू वो होते हैं ना, बहुत उत्तेजित लोग होते हैं, लड़ाई बंदूक ही सबसे पहले, है ना। उत्तेजना ये जो होती है ना इंसान की, उत्तेजना में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं। मेरे खुद के मित्र से हो गई है, हमसे भी हुई है, नहीं इतना भी नहीं हुआ, मतलब हालात वहां तक बहुत गंदी तरीके से मार दिया, बहुत गंदी तरीके से। तो ये उत्तेजना है, उत्तेजना इंसान से कुछ भी करा सकती है। समझ में आई बात? तो इसीलिए हथियार बनाना बड़ी बात नहीं है, हथियार को गलत हाथ से बचा के रखना बड़ी बात है। हमारे देश में भी तो आज के टाइम पे धर्म की उत्तेजना पैदा कर दी गई है ना, हैं? राम को समझेंगे नहीं, पर राम के नाम पे दूसरे के पेट में चाकू डालने के लिए तैयार है लोग, चाहे उनके अंदर राम के नाम को सही ढंग से समझने की वैचारिक चेष्टा ना हो, पर राम के नाम पर हत्या करने के लिए उनके अंदर बल है, इतना है, चाहे उन्होंने राम को कभी समझा ना हो। यह है परिवर्तन 10 साल का। समझ में आई बात? पहले लोग राम को समझने का प्रयास करते थे, राम समझने की चीज है, राम के माध्यम से किसी की हत्या करने की चीज नहीं है। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, कभी धर्म संकट में नहीं होता, धर्म को मानने वाले संकट में होते हैं। वो कायर होते हैं इसलिए वो धर्म छोड़ देते हैं। जिस दिन हम कायर नहीं रहेंगे ना, कोई भी माइकल लाल क्यों ना आ जाए, हमें हमारे धर्म से कोई दिगा नहीं सकता। मैं नॉनवेज नहीं खाता, मेरे 10 दोस्त मेरे सामने खाते हैं, वो कहते हैं खा ले उनकी, फिर भी नहीं खाता। मैं अपने धर्म से डिगा, मेरे मन में लालच आया, लालच और कायरता आपको आपके रास्ते से भटकाती है और कुछ नहीं भटकाती। ये बात जान लो, यही यहां पर भी समझने वाली बात है, यहां पर भी यही समझने वाली बात है कि इन दोनों ने कभी भी एक दूसरे को बर्बाद करने का नहीं सोचा। किसके माध्यम से? हथियारों के माध्यम से। वैसे बर्बाद किया है, लेकिन हथियारों के माध्यम से कभी बर्बाद नहीं करा, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मैं हथियारों के माध्यम से बर्बाद करने जाऊंगा तो इसे बर्बाद करूंगा तो ये भी मुझे बर्बाद करेगा। डायरेक्ट लड़ाई कभी नहीं लड़ी इन्होंने, इनडायरेक्टली लड़ाई लड़ी, इनडायरेक्ट वे से लड़ाई लड़ी। इसीलिए तो इसको क्या कहा गया है? शीत युद्ध। यहां से लड़ाई लड़ी गई है, यहां से नहीं लड़ी गई है, हाथों का प्रयोग नहीं है,
इसीलिए तो अब सुनना कि कैसे ये लोग हथियारों को प्रिजर्व करते हैं, हथियारों के निर्माण को रोकने का कैसे काम करते हैं, कि ये समझ गए हैं कि हथियारों का निर्माण मतलब वेस्ट ऑफ मनी, क्योंकि हथियार कभी यूज होने वाले नहीं है, हथियार यूज होने वाले नहीं है युद्ध में किसी भी कीमत पर। हाँ, इतने हथियार बना लो कि कोई आपको आंख ना दिखा सके, लेकिन इतने मत बनाओ कि आप अपनी मूलभूत सुविधाओं को भूलकर सिर्फ हथियार ही बनाते रह जाओ। पर इसने यही मूर्खता कर दी, कि इसने, देखो अमेरिका एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, तो अमेरिका के ऊपर जनता के वेलफेयर का प्रेशर नहीं है, जनता के वेलफेयर के लिए काम करने का प्रेशर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जनता ही अपनी सारी अपनी बेसिक फैसिलिटीज का वाहन खुद करेगी, और यहाँ पर सरकार उल्टा टैक्स लेगी उनसे। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ वेलफेयर स्टेट है, यहाँ सब काम किसको करना है, सरकार को। स्कूल भी, स्वास्थ्य भी, भोजन भी, रोजगार भी, सब कुछ सरकार को करना है, और हथियार भी सरकार बना रही है, फिर कैसे काम चलेगा। इसने अपनी बहुत बड़ी इनकम को हथियारों के निर्माण पे लगा दिया, और अपनी जनता की बेसिक फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने में असमर्थ हो गया। ये भी इसकी बर्बादी का एक बहुत बड़ा कारण बनेगा। अगला चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो ये पॉइंट आएगा उसमें, और ये याद रखने वाला पॉइंट है, ये पेपर में सबसे ज्यादा आता है कि सोवियत संघ के विखंडन का सबसे बड़ा प्रमुख कारण क्या है, तो यही बताना है आप। आगे सुनिए। हालांकि शीत युद्ध के दौरान दोनों ही गठबंधनों के बीच प्रतिद्वंद्विता समाप्त नहीं हुई थी, इसी कारण एक दूसरे के प्रति शंका की हालत में दोनों गुटों ने भरपूर हथियार जमा किए और लगातार युद्ध के लिए तैयारियां करते रहे। हथियारों के बड़े जखीरे को युद्ध से बचे रहने के लिए जरूरी माना गया। भाई, जितना हथियार बनाना मुश्किल नहीं है, उससे ज्यादा उसे सुरक्षित रखना मुश्किल है। आगे सुनो। दोनों देश लगातार इस बात को समझ रहे थे कि संयम के बावजूद युद्ध हो सकता है। दोनों पक्षों में से कोई भी दूसरे के हथियारों की संख्या को लेकर गलत अनुमान लगा सकता था। दोनों गुट एक दूसरे की मंशा को समझने में भूल कर सकते थे। इसके अतिरिक्त सवाल यह भी था कि कोई परमाणु दुर्घटना हो गई तो क्या होगा। अगर गलती से कोई परमाणु हथियार चल गया या कोई सैनिक शरारतन युद्ध शुरू करने के इरादे से कोई हथियार चला दे तो क्या होगा। समझ में आई बात भाई। बहुत लोग खुराफाती होते हैं, बहुत लोगों के अंदर बहुत जल्दी उत्तेजना होती है, नहीं इसको तो ऐसे ही करना है। बहुत लोग होते हैं ना जिन्हें कहते हैं मतलब बस माचिस लगी नहीं कि उड़ गए। ऐसा नहीं होता जीवन में, संतुलन के साथ काम करना होता है, बहुत ही कूल डाउन होकर काम करना होता है, हर चीज में हाथ नहीं चलाना होता। सेना में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको हर चीज में उसने ज्यादा से गोली चलाई तो हम भी, ऐसा काम नहीं चलता। दुनिया में अगर सभी लोग अपराधी हो जाएंगे तो फिर अपराध एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। अपराध एग्जिस्ट इसीलिए कर रहा है क्योंकि सब अपराधी नहीं है। जब हमने पढ़ा था ना, अपराध तभी तक है जब तक सब अपराधी नहीं है, और जिस दिन सब अपराधी हो गए उस दिन फिर अपराध नहीं कहलाएगा। जहां सब चोर है तो फिर कोई फर्क ही नहीं, वहां पुलिस क्या कर लेगी, कुछ नहीं कर सकती। समझ में आई बात। फिर तो कहेंगे चोर के घर से चोरी की क्या दिक्कत। समझ में आई बात। आगे सुनो। अगर परमाणु हथियार के कारण कोई दुर्घटना हो जाए तो क्या होगा। इस दुर्घटना का शिकार हुए देश के नेताओं को कैसे पता चलेगा कि यह शत्रु के षड्यंत्र नहीं अथवा दूसरी तरफ से कोई मिसाइल नहीं दागी गई, बल्कि यह महज एक दुर्घटना है। कोई नहीं यकीन करेगा। ऐसी स्थितियों में परमाणु हथियार अगर गलती से चल गया भाई और जाके दूसरे देश में गिर गया, उसकी तो एक पूरी की पूरी पुस्त खराब हो जाएगी, एक पूरी की पूरी शताब्दी खराब हो जाएगी। परमाणु हथियार का गिरने का मतलब है 20 साल 30 साल का भविष्य खराब, और वो वहां की भूमि भी खराब। समझ आई बात। तो
कोई भी भरोसा नहीं करेगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये दोनों महाशक्तियां फिर कुछ संधियां करती हैं कि इस प्रकार के हथियारों का निर्माण अब नहीं किया जाएगा, इस प्रकार के हथियार विश्व में सिर्फ कुछ ही देशों के पास रहेंगे। आगे सुनो तो आपको पता चले। इसी कारण समय रहते अमेरिका और सोवियत संघ ने कुछ एक पारमाणविक और अन्य हथियारों को सीमित या समाप्त करने के लिए आपस में सहयोग करने का फैसला किया। दोनों महाशक्तियों ने फैसला किया कि अस्त्र नियंत्रण द्वारा हथियारों की होड़ पर लगाम कसी जा सकती है और उसमें अस्थायी संतुलन लाया जा सकता है। ऐसे प्रयास की शुरुआत सन 1960 के दशक के उत्तरार्ध में हुई और एक दशक के भीतर दोनों पक्षों ने 3 अहम समझौतों पर दस्तखत किए। अंडरलाइन करो, ये संधियां थी परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, परमाणु अप्रसार संधि और परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि। इसके बाद महाशक्तियों ने अस्त्र परिसीमन के लिए वार्ताओं के कई दौर किए और हथियारों पर अंकुश रखने के लिए अनेक संधियां की। तो इस प्रकार से इन्होंने दुनिया में हथियारों के निर्माण पर बहुत बड़े स्तर पर रोक लगा दी। नहीं तो आज पूरी दुनिया में हथियार ही हथियार होता, इसके अलावा कुछ नहीं होता। और बहुत से लोग उत्तेजित हैं, जब चाहते चला देते मिसाइल, ले भाई तू जा, हो जाता, फिर दुनिया फूक जाती। लेकिन इन दोनों ने बहुत सूझबूझ के साथ इन सब चीजों पर प्रतिबंध लगाया, जिससे कि आज दुनिया में कुछ ही देश है जिनके पास परमाणु हथियार है। 10 के करीब है, इससे ज्यादा नहीं है। देख लो आप 300 देश, 300 या 200 कितने देश हैं दुनिया में, पता नहीं कितने। ठीक है, तो उतने देशों में सिर्फ 10 या 12 देशों के पास परमाणु हथियार है, उसके अलावा दुनिया में और किसी के पास परमाणु हथियार नहीं है। तो ये जान लो इस प्रकार से। तो ये आप समझ लो, हथियार बनाना बड़ी बात नहीं है। हथियार को गलत हाथ, गलत मानसिकता के व्यक्ति से दूर रखना सबसे बड़ी बात है। इसी के साथ आज यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम समझेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में। जय हिंद, जय भारत।